अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 4.2 को देखते हैं, जिसमें कुछ डेफिनेशंस हैं जो हमने अपने टॉपिक्स को पढ़ते वक्त देखी थी, आए अब उनको रिकॉल करते हैं। हमारा क्वेश्चन है डिफाइन द फॉलोइंग रिजल्टेंट वेक्टर, टॉर्क, सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी। देखें पेपर में ये क्वेश्चन आएगा तो ज़रूरी नहीं है कि आपको चारों डेफिनेशंस पूछ लें, मे बी उसमें से 2 पूछी हुई हो, मे बी एक ही पूछी हुई हो या 3, 4 कभी भी शॉर्ट क्वेश्चन में नहीं आती। ठीक है, तो आपको सबसे पहले मैं एक बात बता दूं कि जब भी आपने क्वेश्चन आना है तो इसको डिफाइन करना किस तरह है कि आप शुरू में एक लाइन लिखेंगे कि इट इज़ डिफाइंड एज, आप कोशिश करेंगे कि ये ब्लू बॉल पॉइंट से लिखेंगे, इट इज़ डिफाइंड एज, और इसके बाद इन्वर्टेड कॉमास लगा के आपने पूरी डेफिनेशन इसके अंदर रिजल्टेंट वेक्टर या रिजल्टेंट फोर्स की लिख देनी है, जो कि हमारे पास थी कि अ रिजल्टेंट फोर्स और अ वेक्टर इज अ सिंगल फोर्स दैट हैज़ द सेम इफेक्ट एज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल द फोर्सेस टू बी एडेड। जब आप इसके अंदर ये सारी डेफिनेशन लिख देंगे तो उसके बाद आपने इन्वर्टेड कॉमास लगाने हैं, और अगर आप समझ रहे हैं कि हमारे पास सिर्फ 2 डेफिनेशंस आई हुई हैं तो आप इसके अंदर एक ग्राफिकली भी रिजल्टेंट वेक्टर को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर तो आपके पास 3 डेफिनेशंस आई हुई हैं जो कि एक नंबर की हैं तो बेशक आप उसको डेफिनेशन तक ही लिमिट करें, लेकिन अगर आपके पास 2 डेफिनेशन है या एक है तो इसमें आपने ग्राफिकली एक्सप्लेन करना होगा, जिसमें आप हेड टू टेल रूल के जरिए वेक्टर्स को ऐड करता हुआ दिखा दें कि आप 2 वेक्टर्स ऐड हों और फिर इसका ये रिजल्टेंट वेक्टर और ड्रॉ कर दें। तो यूँ आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर को आपने इस तरह डिफाइन करना है। इसके बाद आता है टॉर्क। टॉर्क या इस तरह कोई भी आपके पास डेफिनेशन हो तो इसको भी आपने इसी तरह एक्सप्लेन करना है कि आपने लिख देना इट इज़ डिफाइंड एज, और फिर उसके अंदर आपने लिख देना टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स। जो टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स है वो हमारे पास टॉर्क होता है, या आप उसकी जो भी डेफिनेशन आपको ईजीएस्ट लगती हो वो आपने इन्वर्टेड कॉमा में लिख देनी है। लेकिन इसको डेफिनेशन लिखने के बाद आपने इसको ये भी बताना है कि इट इज़ डिनोटेड बाय टाउ, कि इसको हम डिनोट करते हैं टाउ से, और इसके यूनिट्स भी बताने हैं। इसके यूनिट्स होते हैं हमारे पास न्यूटन मीटर, क्योंकि अगर आप ये टॉर्क या फोर्स या इस तरह की कोई भी डेफिनेशन आपके पास आ रही हो तो आपने डेफिनेशन के बाद उसको किस चीज़ से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसके यूनिट्स क्या हैं बताना बहुत ज़रूरी है। बेशक वो 1 नंबर की है, बेशक वो 3 नंबर की है, इसमें इसको बताना बहुत ज़रूरी है। सेंटर ऑफ मास हमने टॉपिक में पढ़ा कि सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जहाँ पे हमारी बॉडी मूव कर रही होती है विदाउट एनी रोटेशन। इसके अंदर हमने वो जो एग्जांपल देखी थी कि हमने 2 बॉल्स इस तरह लगाई थी और इसके अंदर हमने फोर्स लगाई थी कि इस पॉइंट पे जब हम फोर्स लगाए थे तो ये बॉल्स मूव कर रही थी विदाउट एनी रोटेशन, लेकिन जब मैं फोर्स इस जगह पे लगा रहा था तो ये रोटेट करना शुरू कर रही थी, यानी कि वो सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट था। आपने इसकी डेफिनेशन इसी तरह बता देनी है कि इट इज़ अ पॉइंट वेयर बॉडी मूव विदाउट एनी रोटेशन, और इसको भी ऐसे डिफाइन करना है जिस तरह आपने रिजल्टेंट फोर्स और टॉर्क को डिफाइन किया। हाँ, अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात की जाए तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी में आपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी वैसे तो एक कंप्लीट अलग से क्वेश्चन होना चाहिए, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल वो इधर शॉर्ट क्वेश्चन में आ ही गया तो आप इसकी डेफिनेशन बताएं कि वेयर द होल वेट वर्टिकली, जहाँ पे डाउनवर्ड एक्ट कर रहा वो हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी में आप अगर चाहें तो एग्जांपल भी दे सकते हैं। एग्जांपल किस तरह कि आप उसके अंदर सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट जो हमने पढ़े थे, बता रहा हूँ कि अगर ये एक सिंगल क्वेश्चन के तौर पर आएगा तो आपने इसको डेफिनेशन देने के बाद थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी देनी, और एक्सप्लेनेशन की आप कोशिश करेंगे हेडिंग बना लें। जब आप एक्सप्लेनेशन की हेडिंग बना लेंगे तो आपने एक्सप्लेनेशन को कम से कम 4 से 5 लाइनों में बताना है। डेफिनेशन आपकी 1 या 2 लाइन में आ जाएगी, जिसमें आपने ये बताना है कि वेयर द होल वेट ऑफ अ बॉडी एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड। तो जब आप इसकी एक्सप्लेनेशन बताएंगे तो उसमें आपकी मर्जी है, आप उसके अंदर सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स का हवाला देना चाहें या ना देना चाहें। इट डिपेंड्स ऑन आल्सो टाइम, कि आपके पास टाइम कितना रहता है, क्योंकि इसकी कोई कंपल्शन नहीं है, लेकिन ये एक अच्छा इंपैक्ट क्रिएट करती है व्हेन एवर यू सॉल्व द पेपर। जब भी कोई भी डेफिनेशन आएगी तो आपने उसमें यही प्रोसेस को फॉलो करना होगा कि आपने सबसे पहले इट इज़ डिफाइंड एज लिख देना और उसके बाद उसकी डेफिनेशन, और अगर ज़रूरत है तो उसकी एग्जाम्पल भी देंगे। आई होप कि अब आपको ये 4.2 क्वेश्चन क्लियर होगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं।